Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग Good सर। morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Good morning. ठीक है, माय स्क्रीन विजिबल? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। तो कल की क्लास जो थी हमारी, उसमें हमने इम्पिडेंस की स्टडी की थी। पावर फैक्टर देखा था क्या है, और फॉर्म फैक्टर देखा था। इम्पिडेंस क्या है? जब रजिस्टर के साथ इंडक्टर, या फिर रजिस्टर के साथ कैपेसिटर, या फिर रजिस्टर के साथ इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों कनेक्ट हो, तब इस कॉम्बिनेशन में जब करंट फ्लो होता है तो करंट के पाथ में जो अपोजिशन प्रोड्यूस होता है उसको इम्पिडेंस कहते हैं। और फिर हमने पावर फैक्टर पढ़ा, और पावर फैक्टर क्या होता है? ओवरऑल इम्पिडेंस में कितनी रेजिस्टिव क्वांटिटी है उसको एक्सप्रेस करने वाले फैक्टर को हम पावर फैक्टर कहते हैं। और फिर हमने देखा था फॉर्म फैक्टर, और फॉर्म फैक्टर हमें क्या बता रहा था? आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का जो रेशियो होता है वो फॉर्म फैक्टर कहलाता है। ये हमने कल स्टडी की थी। आज हम आगे बढ़ेंगे। हेडिंग डालिए पीक फैक्टर। और पीक फैक्टर क्या होता है? पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का जो रेशियो होता है वो पीक फैक्टर कहलाता है। इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू को ही पीक वैल्यू बोलते हैं। मैक्सिमम वैल्यू को ही पीक वैल्यू बोलते हैं। तो पीक फैक्टर क्या होता है? पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का जो रेशियो है वो पीक फैक्टर कहलाता है। और ये फार्मूला लिख लीजिए। और पीक फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है प्योर साइनोसॉइडल वोल्टेज के लिए। तो जब प्योर साइनोसॉइडल वोल्टेज वेवफॉर्म के लिए हम पीक फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो इसकी पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इसकी पीक वैल्यू कितनी है, वीएम, ये इसकी पीक वैल्यू है। और आरएमएस वैल्यू हमें पता ही है, Vm/√2 होती है, हमने डेराइव किया था ये। तो बस पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का रेशियो कर दीजिए, तो वही हमारा पीक फैक्टर होगा। पीक वैल्यू Vm और आरएमएस वैल्यू Vm/√2। जब उनका रेशियो किया तो Vm से Vm कैंसिल हो गया, √2 ऊपर चला गया, √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो प्योर साइनोसॉइडल वोल्टेज के लिए, प्योर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के लिए पीक फैक्टर हो जाएगा हमारा 1.414। तो इससे हमें क्या हेल्प मिलती है? अभी हमने कल पढ़ा था फॉर्म फैक्टर, और आज हमने पढ़ा पीक फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर कितना है प्योर साइनोसॉइडल के लिए? 1.11। तो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अगर ये अगर सपोज करते हैं कि वेवफॉर्म अगर प्योर साइनोसॉइडल ना होगी, कुछ थोड़ी डिस्टर्ब रही इस प्रकार से, तो इसका पीक फैक्टर 1.414 नहीं आएगा, सब कुछ और आएगा। इसका पीक फैक्टर या फॉर्म फैक्टर कुछ डिफरेंट आएगा इन वैल्यू से। तो इस वैल्यू की अगर बहुत पास में वैल्यू है तो हम समझ जाएंगे कि हमारी वेवफॉर्म प्योर साइनोसॉइडल की तरफ जा रही है। अगर इस वैल्यू से अगर बहुत ज्यादा वैल्यू हो या बहुत कम वैल्यू हो, इस वैल्यू से बहुत ज्यादा वैल्यू हो और बहुत कम वैल्यू हो, तो हम समझ जाएंगे कि ये प्योर साइनोसॉइडल नहीं है। इन फैक्टर की हेल्प से हमें वेवफॉर्म की स्मूथनेस का पता चलता है कि वेवफॉर्म कैसी है। हमें जैसी, अगर प्योर साइनोसॉइडल है तो उसका फॉर्म फैक्टर इतना आना चाहिए और पीक फैक्टर इतना आना चाहिए। अगर प्योर साइनोसॉइडल नहीं है, कुछ इस प्रकार की वेवफॉर्म होगी, तो फिर इसका पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर इनके नियरली अप्रोक्स नहीं आएगा, कुछ अलग ही वैल्यू आएगी। तो हम समझ जाएंगे कि ये प्योर साइनोसॉइडल नहीं है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। डन। और चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जब आपको, मेरी फर्स्ट क्लास थी तो उस क्लास में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि बहुत सारी क्वांटिटी मैंने वहां बताई थी आपको। चार्ज बताया था, करंट बताया था, वोल्टेज बताया था, पावर बताया था, एनर्जी बताया था। तो इस यूनिट यस। में फिर से पावर हम पढ़ने वाले हैं। वैसे हम पावर पढ़ चुके हैं, क्या होती है पावर। पावर में उस दिन मैंने आपको बताया था कि जो पावर होती है वो क्या होती है, कि यूनिट टाइम में कितना वर्क किया जाता है, यूनिट टाइम में किए गए वर्क को पावर कहते हैं। मैंने वहां आपको क्या बताया था? मैंने आपको वहां पावर और एनर्जी में कंपैरिजन भी बताया था कि पावर क्या है और एनर्जी क्या है। मैंने क्या बताया था उस क्लास में आपको? पावर क्या है और एक एग्जांपल से समझाया था आपको। पावर और एनर्जी को एक एग्जांपल से मैंने वहां समझाया था आपको। मैंने आपको बताया था कि दो स्टूडेंट है, ए और बी दोनों स्टूडेंट क्लास में मस्ती कर रहे थे। सर ने देख लिया अचानक से और उन्हें सजा दे दी कि आप इस ग्राउंड के चक्कर लगाओ। एक चक्कर लगाने की सजा मिल गई, बहुत बड़ा ग्राउंड था तो केवल एक ही चक्कर लगाने का बोला। तो ए ने एक चक्कर 15 मिनट में लगाया और बी ने वन चक्कर, वन साइकिल 20 मिनट में लगाया। तो इसका मतलब यह हुआ कि यूनिट टाइम में ए ने ज्यादा काम किया होगा, तभी तो इसने पहले चक्कर लगा लिया। तो इसकी पावर ज्यादा है यूनिट टाइम में।
ए ने ज्यादा वर्क किया होगा, इसलिए ए ने पहले पहले मतलब जल्दी चक्कर पूरा कर लिया, और बी ने थोड़ा टाइम ज्यादा लिया, इसका मतलब उसने यूनिट टाइम में कम वर्क किया, और यूनिट टाइम में जो वर्क किया जाता है उसी को पावर कहते हैं, वर्क इन यूनिट टाइम कॉल्ड पावर। और एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की जो कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है, उसी को हम एनर्जी कहते हैं। तो वो वन साइकिल तो ए ने भी कंप्लीट किया है, और ये वन साइकिल बी ने भी कंप्लीट किया है, मतलब दोनों की उस पर्टिकुलर काम को करने की क्षमता, कैपेबिलिटी बराबर है, कैपेसिटी बराबर है। तो इसका मतलब है कि उतनी एनर्जी ए के पास भी है, उतनी ही एनर्जी बी के पास भी है, क्योंकि दोनों उस काम को कर पा रहे हैं। लेकिन पावर क्या होती है कि जिसने कम समय में काम को कर लिया उसकी पावर ज्यादा है। तो ये मैंने आपको समझाया था। और इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल की टर्म में देखा जाए तो पावर 3 टाइप्स की होती है। उस दिन हमने मैंने आपको लिखवा दिया था फर्स्ट लेक्चर में, इसलिए मैं अभी आज लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ समझाऊंगा। जो पावर है इलेक्ट्रिकल की टर्म में 3 टाइप्स की होती है। एक होती है एपरेंट पावर, और इस एपरेंट पावर को हम टोटल पावर भी बोलते हैं। उसके बाद एक्टिव पावर सेकेंड नंबर पे, और थर्ड होती है रिएक्टिव पावर। अब देखो क्या है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, और इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत सारे एलिमेंट हैं, रजिस्टर भी है। अब पूरे इलेक्ट्रिकल में 3 ही एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, और 3 ही होते भी हैं, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। ये तीनों एलिमेंट से मिलकर एक सर्किट बना है, इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो जब मैंने इसे सप्लाई दी, ये सोर्स है, इस सोर्स से मैंने इसे सप्लाई दी, उस कंडीशन में क्या हुआ कि टोटल यहां से मैंने वोल्टेज अप्लाई किया। जब मैंने वोल्टेज अप्लाई किया तो एज अ रिजल्ट जैसे ही मैंने सर्किट से कनेक्ट किया इस वोल्टेज सोर्स को, तो इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होने लगा। तो टोटल वोल्टेज के कारण टोटल करंट इस सर्किट में फ्लो होने लगा। तो टोटल वोल्टेज और टोटल करंट का जो प्रोडक्ट है वही अपरेंट पावर है, जिसे टोटल पावर कहते हैं। इसे एस से डिनोट करते हैं। टोटल वोल्टेज और टोटल करंट का प्रोडक्ट अपरेंट पावर है, और इसकी जो यूनिट होती है वो वोल्ट एम्पियर होती है, वोल्ट एम्पियर। ठीक है। अब जो एक्टिव पावर है ये क्या है? एक्टिव पावर को ट्रू पावर भी बोलते हैं, रियल पावर भी बोलते हैं, ट्रू पावर या फिर रियल पावर भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो एक्टिव पावर है वो क्या है? ऐसी पावर जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में डिसिपेट होती है, खर्च होती है, उसे हम एक्टिव पावर कहते हैं। तो जैसे कि अब ये जो इंडक्टर और कैपेसिटर है, इनका जो फंक्शन होता है ये एनर्जी को स्टोर करने का होता है, ये खर्च नहीं करते। आप इनको सप्लाई दोगे तो ये खर्च नहीं करने वाले, ये अपने अंदर स्टोर कर लेंगे। तो जैसे ही ये सप्लाई अंदर गई, टोटल वोल्टेज और टोटल करंट जैसे ही अंदर गया, तो ये इंडक्टर ने मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर लिया, और इस कैपेसिटर ने इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर लिया। और ये जो रजिस्टर है इसने क्या किया? इसने पावर को खर्च कर दिया। ये हीट की फॉर्म में पावर को खर्च कर देता है, हीट की फॉर्म में ये पावर को खर्च कर देता है, हीट की फॉर्म में पावर को खर्च कर देता है। आपके घरों में रूम हीटर देखा होगा आपने, जो रूम हीटर होता है वो क्या करता है? हीट की फॉर्म में पावर को डिसिपेट करता है। तो ये पावर को जो डिसिपेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो पावर डिसिपेट हो जाती है वो है एक्टिव पावर, ट्रू पावर या रियल पावर। और जो पावर स्टोर हो जा रही है, जो पावर स्टोर हो जा रही है वो है रिएक्टिव पावर। जो पावर किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में स्टोर हो जाती है उसे रिएक्टिव पावर कहते हैं। ये एक्टिव पावर को हम P से एक्सप्रेस करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है ये V I cos phi होती है। और ये जो रिएक्टिव पावर होती है इसकी वैल्यू होती है, इसे Q से एक्सप्रेस करते हैं, इसकी वैल्यू होती है V I और साइन फाई। ठीक है, जो जिससे एक्सप्रेस करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाई से कर दो, थीटा, हाँ थीटा से कर दो ज्यादा अच्छा लगेगा। सही बोल रहे हो, थीटा से करते हैं क्योंकि फाई तो हमने फ्लक्स से किया। तो जैसी आपकी इच्छा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से भी एक्सप्रेस कर सकते। और ये थीटा क्या है? वोल्टेज और करंट, टोटल वोल्टेज और टोटल करंट के बीच का एंगल होता है थीटा। और जो थीटा होता है
दिस इज एंगल बिटवीन टोटल वोल्टेज को आप रिजल्टेंट वोल्टेज भी बोल सकते हो टेक्निकल टर्म में बोलना चाहो तो, टोटल वोल्टेज इन टोटल करंट। और इसके हमने फर्स्ट क्लास में इसको डिटेल में लिख लिया है, इसलिए यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको पता चल गया कि एपरेंट पावर क्या है, एक्टिव पावर क्या है और रिएक्टिव पावर क्या है। इसका स्क्रीनशॉट लो। सर डन। सर इससे पिछली वाली भी दिखा दो सर, उसके स्क्रीन तो सर हो गया सर। चलो आज किससे पूछूं मैं, ज्योति कोतवाली। अच्छा यस सर। हाँ ज्योति बताओ, जरा समझाओ मुझे। तो पीक फैक्टर, पीक फैक्टर नहीं, पावर समझाओ मुझे। पावर में आपने बताया था कि सर 3 टाइप्स की पावर होती है, अपेरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। सर जो अपेरेंट पावर होती है वो टोटल पावर होती है, और है ना वो मल्टीप्लिकेशन होती है एक्टिव पावर का और रिएक्टिव पावर का। जैसे हम वोल्ट एम्पियर में मेजर करते हैं, और जो एक्टिव पावर होती है इसे हम ट्रू पावर और रियल पावर बोलते हैं। फिर से और बोलो, एपरेंट पावर से फिर से बोलो, पूरी पावर फिर से बोलो। अपेरेंट पावर जो होती है वो टोटल पावर होती है, हम्म और सर ये प्रोडक्ट होती है एक्टिव पावर का और रिएक्टिव पावर का। रुको रुको, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का प्रोडक्ट नहीं होती है, टोटल वोल्टेज और टोटल करंट का प्रोडक्ट होती है। ओके, नहीं सर मैंने कहीं और भी पढ़ा था कि ये इनका भी प्रोडक्ट होती है, इसलिए मेरे अरे माइंड में था। चलो रुको 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 जरा, तुमने गलत पढ़ लिया। देखो क्या है एक्चुअल में, ये जो टोटल पावर है, अब देखो जरा, अच्छा 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 कंफ्यूजन है तुम्हें। देखो ये जो टोटल पावर है, यहाँ से मैंने टोटल, ये वो सोर्स ने क्या किया, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को टोटल पावर अप्लाई की, टोटल पावर इस सर्किट को दी इसने। तो कुछ पावर इस रेजिस्टिव सर्किट में डिसिपेट हो गई, जिसको मैंने एक्टिव पावर बोल दिया, और कुछ पावर इंडक्टर और कैपेसिटर में स्टोर हो गई। कुछ पावर, ये टोटल पावर का कुछ भाग, कुछ पार्ट इस रजिस्टर में डिसिपेट हो गया, जिसको मैंने एक्टिव पावर बोल दिया, और इस टोटल पावर का कुछ पार्ट इस इंडक्टर और कैपेसिटर में स्टोर हो गया, जिसे मैंने रिएक्टिव पावर नाम दे दिया। और मैंने आपको कल बताया था कि जो इंडक्टिव एलिमेंट है, इंडक्टिव एलिमेंट पे मैं क्या लगा दे रहा था, जे लगा दे रहा था। जे क्यों लगा दे रहा था, क्योंकि ये जे 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा था, कि ये 90 डिग्री आगे और पीछे कर देते हैं वोल्टेज और करंट को। तो उसी प्रकार से जो रिएक्टिव पावर है उसकी आगे भी मैं जे लगा दिया करूंगा। तो ये मुझे बताएगा कि ये 90 डिग्री लीडिंग और लैगिंग प्रोवाइड करते हैं। तो टोटल पावर क्या होती है, तो एपरेंट पावर जो होती है वो क्या होती है, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का फेजर सम होती है, प्रोडक्ट नहीं होती। अगर तुम्हें बोलना ही है तो तुम ऐसा बोलो कि जो एपरेंट पावर होती है ये एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का फेजर सम होती है। क्लियर है? ओके सर। ओके चलो फिर से बोलो जरा। सर जो अपेरेंट पावर होती है वो, ये जो एक्टिव पावर होती है और जो रिएक्टिव पावर होती है इनका फ्रेजल सम होती है। गुड। सर जो एक्टिव पावर होती है वो रेजिस्टेंस में जो खर्च हो जाती है वो होती है, और जो रिएक्टिव पावर होती है वो उसके आगे जो जाती है वो होती है। उसके आगे जो जाती है वो नहीं, रिएक्टिव पावर वो होती है जो किसी भी एलिमेंट में या इलेक्ट्रिकल सर्किट में स्टोर हो जाती है, जो पावर स्टोर हो जाए वही रिएक्टिव पावर। ओके सर, उसके बाद जो पावर रीस्टोर हो जाती है, मतलब स्टोर हो जाती है एलिमेंट्स में, वो रिएक्टिव पावर होती है। हाँ अब एक बात और बताना भूल गया मैं, ये जो एक्टिव पावर है इसकी यूनिट वाट होती है, और जो रिएक्टिव पावर होती है इसकी यूनिट के वी ए आर होती है, सॉरी के वी ए नहीं, सर VAR वोल्ट, वी ए आर होती है। वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। हाँ वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होती है, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है ये वी ए आर होती है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे बढ़ते हैं।